अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं फॉर द 12th ऑफ नवंबर। सॉरी लास्ट वीक मैं प्रोग्राम नहीं कर सका था, बस कुछ वजह ऐसी हो गई थी, आई कुड नॉट मेक इट। लेकिन आज अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं दो बड़ी अच्छी अपडेट्स के साथ। अच्छी अपडेट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़े वेलकम डिसीजंस है कोर्ट के, जिनको हम बहुत पहले से मैं कहता आ रहा हूँ। रूल्स में चेंजेस आई हैं, पहले 6 अप्रैल 2012 की चेंजेस आई, फिर 9 जुलाई 2012 की चेंजेस आई, फिर 1 अक्टूबर की चेंजेस आई। और इन चेंजेस ने इतना कुछ बदला है केसेस के अंदर, और लोगों के केसेस को इतना डिफरेंट तरीके से अब हैंडल करता है होम ऑफिस कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उससे। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, जो हम लॉयर्स हैं, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की चेंजेस आई हैं वो इतनी ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस हैं कि वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकती और इनको होना भी नहीं चाहिए। अभी मैं रेडियो पे सुनता आ रहा था रास्ते में कि अबू कतादा की जो अपील अलाउ हुई है और उसको कहा गया कि उसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता यहाँ से। होम ऑफिस उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, टेरेसा मे ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया है। लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी जुडिशरी की बैकबोन खत्म हो गई है, जुडिशरी कोई डिसीजन नहीं कर सकते। जो जुडिशरी ने फैसला करना होता है वो कानून का फैसला होता है। कानून ये नहीं देखता कि ये बंदा कौन है, कानून को देखना यह चाहिए कि ये बंदा अगर इंसान है तो उसके इंसानी हकूक हैं, उसके ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसी पॉइंट के ऊपर उनके केसेस को देखना चाहिए। अब अबू कतादा की हम बात करते हैं, बड़ा हेटेड किस्म का आदमी है, उसकी जो तस्वीरें लगाएंगे हमेशा उनको देख के गुस्सा आता है और बुरा लगता है कि ये बंदा कौन है और ये इतनी हेटेड की बातें करता है, इस्लाम के बारे में बात करता है या कंट्री के बारे में बात करता है, जो कुछ भी है। इट डज नॉट मैटर। जो मैटर करती है चीज कानून के अंदर, वो ये चीज मैटर करती है कि क्या ये इंसान है और क्या उसका कोई इंसानी हक बनता है कि नहीं। अभी ये जो और मैं चीजें सुनता आ रहा हूं इतने दिनों से जो चल रहा है, ये बीबीसी के ऊपर जो आ रहा था और जो न्यूज नाइट में उस दिन हुआ है एंड ऑफ लास्ट वीक, जो उन्होंने ओपीडी फाइल्स की लिस्ट एक डाल दी। अब वो लिस्ट आने से फौरन क्या हुआ, सिर्फ एक कुछ नाम सामने आए और फौरी तौर पे लोगों ने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि ये लोग पीडोफाइल्स हैं, ये लोग गिल्टी हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको निकाल दो, इनको ये कर दो, इनको वो कर दो। और उसके बाद फिर एक दूसरी वेव जो आई है लोगों की, वो ये कहती है कि बट आप ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ किसी को बुरा कह देने से वो बुरा बन नहीं जाता जब तक आपके पास एविडेंस ना हो उस चीज के ऊपर, आपके पास सबूत ना हो उस चीज को बैकअप करने के लिए। ये चीज देखते हुए उन्होंने कहा कि सारी इंक्वायरीज की जाएं, इन लोगों को कुछ नहीं कहा जाएगा अभी जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस नहीं होगी। जब इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर कुछ किसी के बारे में मिलता है तो फिर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर उनके खिलाफ कोई एलिगेशंस और लगा के कोई इन्वेस्टिगेशंस की जा सकती है। मसला क्या है, जहां पे मुझे ये पॉइंट बुरा लगता है या ये पॉइंट चुभा जाके, वो ये कि अगर आप ये टेरर सस्पेक्ट्स को देखें जो इतने सारे हैं, मैं ये नहीं कहता कि टेररिज्म कोई एक लाइट सी बात है, बहुत बहुत सीरियस बात है। इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि टेररिज्म फैलाओ, या हम लोगों ने, जो हम मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, कभी हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैं एक चीज जो जरूर कहता हूं मुझे, कि किसी को भी उसका इंसानी हक पूरा पूरा मिलना चाहिए। सो अगर आप किसी को सिर्फ ये इल्जाम लगा के उठा के जेल में फेंक दें कि इसके खिलाफ किसी ने इल्जाम लगाया है, तो दैट इज नॉट इनफ। सो इसलिए अगर कोर्ट ने कोई फैसला किया तो वो बड़ा अच्छा है। इसी तरह से मैं यहां पे कहूंगा, अभी जो जिस केस की मैं बात करना चाहता हूं वो कोर्ट की तरफ से केस है, अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से केस है, एमएफ नाइजीरिया के नाम का केस है, एमएफ आर्टिकल 8 न्यू रूल्स केस का नाम है। अभी रिसेंटली आया है, आई थिंक 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को डिसीजन आया है इसका अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से। बहुत अच्छी बात इसमें क्या है कि डायरेक्टली इसमें 9 जुलाई के चेंजेस को एड्रेस किया गया है। उसमें यह नहीं कहा कि जी 9 जुलाई के चेंजेस बिल्कुल उड़ा दी जाएंगी और उसको खत्म कर दिया जाएगा, नहीं। लेकिन उसमें यह कहा गया है कि 9 जुलाई को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से या होम ऑफिस की तरफ से या यूकेबीए की तरफ से जो नए रूल्स बनाए गए हैं, जिनके अंदर यह कहा गया है कि आर्टिकल 8 को डिफाइन करके सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन रूल्स के तहत देखा जा सकता है, वो चीज गलत है। ये नहीं हो सकता कि आप आर्टिकल 8 को इतना रिस्ट्रिक्ट करके और सिर्फ तब करें। मेरे पास रोज डिसीजंस आ रहे हैं, कुछ लोगों के स्टेटस लग कर आते हैं, कुछ के रिफ्यूजल्स आते हैं। जो रिफ्यूजल्स आ रहे हैं उनके अंदर, सबके अंदर एक सिंपल सा लेटर होता है, स्टैंडर्ड सा, जिसके ऊपर लिखा होता है कि पैराग्राफ 276 ADE के मुताबिक आपके केस को देखा जाएगा, अपेंडिक्स FM के तहत इसको देखा जाएगा, और उसमें यह देखा जा रहा है कि आपके 20 ईयर्स नहीं बनते, अभी आपने 20 साल नहीं गुजारे यहाँ पे, इसलिए आपकी कोई प्राइवेट लाइफ एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। बच्चे आपके साथ अगर हैं, अगर उनको 7 साल गुजर गए तो फिर उनको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके बच्चों को 7 साल नहीं गुजरे, 6.5 साल भी गुजरे हैं, तो वो इमिग्रेशन रूल्स में नहीं आते, उनको कंसिडर ही नहीं किया जा सकता।
उसी तरह अगर आपकी एज 18 से 25 साल के दरमियान है और अगर आपने आधी जिंदगी यहां पे नहीं गुजारी, आपको कंसिडर नहीं किया जा सकता। सो चाहे आपने 12 साल गुजारे हैं, 13 साल गुजारे हैं, 14 साल गुजारे हैं यहां पे, इट डजंट मैटर। बात सारी क्या है, इस तरह की एप्लीकेशंस को देखना, इस तरह के रूल्स को देखना। इस केस के अंदर जो चीज कही गई है वो ये है कि अगर आपने इमिग्रेशन रूल्स में एक चेंज लेकर आनी है, फाइन, लेकर आओ। अब जजेस को जिस तरह से इसको देखना चाहिए और जिस तरह से होम ऑफिस को भी इसको देखना चाहिए वो ये है, आपकी एप्लीकेशन की गई, नंबर 1 आप पहले इमिग्रेशन रूल्स को देखो, बिकॉज दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। आपने उसको देखा इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक। इमिग्रेशन रूल्स के अंदर अगर उसकी जगह बनती है, अगर आपके 20 साल यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं या आपके बच्चे को 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं या आप 18 से 25 साल की उम्र में हैं और आपने आधी जिंदगी यहां गुजारी, देन फाइन, उसको देखा जा सकता है। उसमें भी जो चौथी कैटेगरी आती है वो ये कि जी आपके कोई टाइज अपनी कंट्री के साथ नहीं रहे, आपकी सोशल टाइज खत्म हो गई, आपकी फाइनेंशियल टाइज खत्म हो गई, आपकी फैमिली टाइज खत्म हो गई अपनी कंट्री के साथ। अगर वो सिचुएशन है तब आपको यहां पे स्टेटस मिल सकता है अंडर द इमिग्रेशन रूल्स। अब ये 4 कैटेगरीज को देखते हुए अगर आप इन चारों में से किसी में नहीं आते, या जो आखिरी कैटेगरी है वो सबसे जनरल कैटेगरी है, सो उसके अंदर हम मोस्टली केसेस को आर्ग्यू करते हैं, अगर आप उसमें नहीं आते तो अब जो कोर्ट ने कहा है इन एमएफ नाइजीरिया, उन्होंने ये चीज कही है कि आपको फिर भी कंसिडर किया जाना चाहिए अंडर द नॉर्मल आर्टिकल 8 रूल्स। सो मेन चीज को देखा गया इमिग्रेशन रूल्स के अंदर, अगर आपका बनता है फैंटास्टिक, अगर नहीं बनता तो फिर नॉर्मल आर्टिकल 8 रूल्स को देखा जाए, जिस तरह से 9 जुलाई से पहले आर्टिकल 8 के रूल्स थे, उसमें देखा जाए कि क्या आपकी प्राइवेट लाइफ एस्टैब्लिश हुई हुई है। क्या बात है कि फॉर एग्जांपल आपकी उम्र है लेट्स से 27, आपने यहां पे 12 साल गुजारे, ठीक, उन 12 साल में आपने यहाँ पे कुछ स्टडी भी किया, आपने काम भी किया, आपने कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस चला लिया या आपकी जॉब चल रही है, आप टैक्स पे करते रहे, सारा कुछ है, लेकिन आप वो 25 की एज से ऊपर गुजर गए, सो आप इमिग्रेशन रूल्स में नहीं आते। टोटल आपने यहाँ पे अभी 12-14 साल गुजारे, 12 साल गुजारे फॉर एग्जांपल, आपने 20 साल नहीं गुजारे, सो आप उसमें नहीं आते। बच्चे आपके साथ कोई नहीं है, 7 साल आपके उसमें नहीं गुजरे, सो बच्चों के साथ नहीं गुजरे, आप उसमें नहीं आते। आपकी एज अब जाके 27 है, आपने 12 ईयर्स यहाँ पे गुजारी, यानी आप 15 साल के थे जब आप यहाँ पर आए थे, दैट मीन्स आपने जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अपने मुल्क में गुजारा। आपकी वो लैंग्वेज है, आपके कोई हो सकता है टाइज अभी भी हो या जो कुछ भी है, अगर वो नहीं मानते कि आपके टाइज खत्म हो चुके हैं तो आपका कुछ नहीं बनता। लेकिन इस केस के बाद अब ये चीज जो कही जा रही है वो ये है कि अगर आप इमिग्रेशन रूल्स में नहीं आते तो सेकेंडली जो आपको देखा जाएगा वो इस कैटेगरी के अंदर देखा जाएगा जो आर्टिकल 8 की कैटेगरी होती है कि 12 साल में आपने क्या कनेक्शंस बनाए यूके के साथ, आपका काम, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका घर, आपके बिल्स देखे जाते हैं, आपके फ्रेंड्स के लेटर्स आपके सपोर्ट में जो जाते हैं वो देखा जाता है, आपने कोई बिजनेस किया, कोई टैक्स पे किया, ऑल दोस थिंग्स पुट टुगेदर, उसकी बेस पे फिर आपके केस में जान पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट केस इसलिए कि ये आई एम श्योर इट्स द फर्स्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ केसेस जिनके अंदर ये चीज आनी चाहिए कि इन रूल्स को, जो नए रूल्स को बनाया गया है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड बनाया गया है, एंड दैट इज नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ये तो एक चीज हो गई, ये एक केस हो गया। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा केस आया, मैंने पहले कुछ अर्सा पहले जिक्र किया था एक हकीमी नाम के केस का। हकीमी के अंदर लेगेसी वाले पॉइंट को डिस्कस किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लेगेसी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसमें किस तरह से देखा गया लोगों को। और जो इसमें एक चीज क्लियर होती थी या क्लियर हुई थी वो ये पता चला कि लेगेसी में उन केसेस को देखा गया जिन लोगों ने पुराने असाइलम क्लेम्स किए हुए थे, असाइलम क्लेम्स उनके रिफ्यूज हो गए, और वो क्योंकि कांस्टेंट इन टच रहे होम ऑफिस के साथ, उनके केसेस को रिकंसिडर करते वक्त या उनको दोबारा देखते हुए उनको स्टेटस दे दिया गया। अब इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि कॉन्स्टेंटली इन टच नहीं रहे, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका थोड़ा डिफरेंट सिस्टम था, लेकिन क्योंकि ये डिस्क्रेशन वाली बात थी, एक सवाबदीद वाली, एक मर्जी वाली बात थी, तो होम ऑफिस के पास ये इख्तियार था कि वो स्टेटस दें या ना दें, यानी आपको लेगेसी में कंसिडर करें या ना करें। आप हक से जाके वो चीज रूल के तहत नहीं ले सकते थे। दूसरा पॉइंट मैंने इसके बारे में उस वक्त भी कहा था हकीमी के बारे में कि जो उस वक्त चीज हो रही थी वो ये थी कि आपको अगर डिस्क्रेशन एक्सरसाइज किया जा रहा है आपकी फेवर में तो आपको इंडेफिनिट लीव दी जा रही थी। उसके बाद जो उन्होंने करना शुरू किया और लेगेसी केसेस के अंदर उन्होंने डिस्क्रेशन तो एक्सरसाइज किया आपकी फेवर में, लेकिन फिर आपको 3 साल की डिस्क्रेशन लीव दे दी, या आप जिस तरह 2.5 साल की डिस्क्रेशन लीव मिलती है। सो क्या इस चीज को चैलेंज किया जा सकता है? और इस पे मेरा अभी भी वही एक पॉइंट है जो मैं अभी भी कहता हूं कि हाँ, इसको चैलेंज किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस के या तो एक्सरसाइज ना करो डिस्क्रेशन, या डिस्क्रेशन अपनी जेब में रखो, आप कहो कि जी मैंने इस्तेमाल ही नहीं करना डिस्क्रेशन,
या अगर डिस्क्रेशन इस्तेमाल किया जा रहा है तो मिस्टर ए और मिस्टर बी, एक मिस्टर मलिक थे एक मिस्टर सिंह, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है, क्यों उसको डिफरेंट तरीके से देखा जा रहा है, क्यों मिस्टर मलिक को इंडेफिनिट लीव मिल रही है और क्यों मिस्टर सिंह को यहां पे सिर्फ 3 साल की डिस्क्रेशन लीव मिल रही है, अगर दोनों को लेगेसी में ही स्टेटस दिया जा रहा है। सो ये वो ऐसी चीज है जिसको चैलेंज किया जाना चाहिए, मेरा ख्याल है ये वो ऐसा पॉइंट है। लोग घबरा जाते हैं खर्चे से कि जी हाईकोर्ट का खर्चा कितना होगा। ऑब्वियसली हाईकोर्ट का खर्चा तो अच्छा खासा होता है, स्पेशली जब आप इन केसेस को चैलेंज कर रहे होते हो। लेकिन आप यूं देखें कि अगर आपका काम हो जाता है और आप केस को जीत लेते हैं तो आपकी कॉस्ट आपको वापस मिल सकती है। तो अगर किसी में जान है, हिम्मत है और कोई इसको चैलेंज करना चाहता है तो जरूर चैलेंज करें, क्योंकि ये चीज एक वेल वर्थ किस्म की चीज है। अभी जो नया केस आया है वो मोहम्मद के नाम से आया है, मोहम्मद 2012, और ये भी कोर्ट ऑफ अपील का केस है। अब इसके अंदर उन्होंने हकीमी केस को देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जो लेगेसी के पॉइंट्स थे जिनको देखा गया, उसके अलावा और क्या क्या देखने की जरूरत थी। इस केस में खास तौर पे जिस चीज को उठाया गया वो ये चीज थी कि उस वक्त जब पहले ये एप्लीकेशन डाली गई थी, क्योंकि ये एप्लीकेशन इनकी अप्रैल से पहले की डाली हुई थी, उस वक्त पैराग्राफ 395C को खत्म नहीं किया गया था। आई थिंक पैराग्राफ 395C, अगर मुझे याद पड़ता है, फरवरी में खत्म किया गया था। एनीवे, पैराग्राफ 395C के अंदर वो रिक्वायरमेंट्स होती थी, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शंस क्या हैं, आपकी एज क्या है, आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस हैं कि नहीं, आपकी कोई और फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी कोई रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो सारे फैक्टर्स देखे जाते थे। इसके अंदर उन्होंने इस केस के अंदर ये चीज कही कि उन फैक्टर्स को जिनको देखा जा रहा है उसमें टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी तक हम देखते हैं जो होम ऑफिस के केसेस आते हैं, जो जवाब आते हैं, उसमें वो अक्सर लिख देते हैं एक लाइन के अंदर, यू हैव स्पेंट 10 years इन द यूके, एज सच दिस डज नॉट गिव यू एनी स्टेटस। यानी 10 साल आपने यूके में गुजारे, लेकिन इसके ऊपर देख के हम आपको स्टेटस देने को तैयार नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, आपने किसी और केस को देखे, आपने 12 साल यूके में गुजारे, लेकिन बाय इटसेल्फ ये ऐसी कोई चीज नहीं कि आपको यहां पे स्टेटस दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अब कहने का मकसद ये है, व्हाट दे वर डूइंग, जो होम ऑफिस अभी तक करता आया है वो ये है कि वो आपके लेंथ ऑफ टाइम को कोई घास ही नहीं डालते। पुराने रूल्स के तहत अगर आपके 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको स्टेटस मिल जाएगा, अगर 13 साल होते हैं तो आपको स्टेटस नहीं मिलता था। अब इस केस के अंदर जो चीज कही गई है, जो अच्छी चीज है, वो ये कि आपके लेंथ ऑफ टाइम जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस केस में खास तौर पे इस एप्लीकेंट ने, ये जिस एप्लीकेंट की हम बात कर रहे हैं, उसने 10 साल और 1 महीना यहां पे गुजार लिया था। अब वो 10 साल और 1 महीने के ऊपर बाकी सारे फैक्टर्स छोड़ दें, बाकी फैक्टर्स बीइंग इक्वल का मतलब ये, आपने कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं की, आपकी कोई और गलत काम ऐसा नहीं, कोई आपने डुअल आइडेंटिटीज इस्तेमाल नहीं की, कुछ और नहीं किया। इस केस में कहा गया कि खाली उस एक पॉइंट को देखते हुए कि उसके 10 साल यहां गुजर गए, उसको यहां पे स्टेटस मिलना चाहिए, कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन लीव मिलनी चाहिए। इसका मतलब मैं आपको हरगिज ये नहीं कह रहा कि आज के बाद कल सुबह जाते ही फटाफट एप्लीकेशन डालनी शुरू कर दो कि जी 10 साल लीगल गुजारा तो इंडेफिनेट लीव मिलेगी, 10 साल इलीगल गुजारा तो आपको डिस्क्रिप्शन लीव मिलेगी। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चीज अब पॉसिबल है इस केस के बाद। मोहम्मद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, इसके अंदर बहुत अच्छी बात कही गई है, और इसमें यह भी कहा गया कि हकीमी केस के अंदर 6-7 years के रेजिडेंट्स को एक वेटेज दी गई थी। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को 6 to 8 years गुजर जाते हैं यहाँ पे, उनके केस में बड़ी जान पड़ जाती है खाली इस चीज से कि उन्होंने टाइम गुजारा। अब मैं तो कल से जो अपनी एप्लीकेशंस कर रहा हूँ, या अभी से बल्कि जो एप्लीकेशंस कर रहा हूँ आज से ही, उसके अंदर मैं ये सारा केस का पूरा एक डिस्कशन शामिल कर रहा हूँ। सो आपको भी मैं ये चीज कहूंगा कि अगर आपने अपना केस करना है, अगर आप ओवरस्टे भी हो चुके हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 1 अक्टूबर की जो चेंज आई हुई है उसको भी किसी तरह से हम शूट डाउन करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो जो चेंज आई हुई है वो ये कहती है कि जी अगर आप 28 डेज से ज्यादा ओवरस्टे हो चुके हो तो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया जाएगा। करो, रिफ्यूज करते हो करो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको निकाल के बाहर फेंका जा सकता है। अगर वो एप्लीकेशन रिफ्यूज करते हैं तो आपको अपील का राइट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में ह्यूमन राइट्स का जिक्र किया हुआ है तो आपको अपील का राइट दिए बगैर, इन कंट्री अपील का राइट दिए बगैर निकाला नहीं जा सकता। अब यही हो रहा था कि बेतहाशा एप्लीकेंट्स जो थे वो सीधा उनको रिफ्यूज किया जाता था तो वो फौरन अपील में पहुंच जाते थे। उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने ये डिसीजन को डिवाइड कर दिया। कि अब डिवाइड करके क्या होता है, अब आपको जो डिसीजन आता है उसमें कहा जाता है एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज कर दी गई है, लीव टू रिमेन आपके पास थी नहीं जब आपने अप्लाई किया, इसलिए अपील का राइट नहीं आपको मिलता उसके तहत। हाँ, एनफोर्समेंट अभी हम शुरू नहीं कर रहे, आप खुद चले जाए वापस, वरना आपको फाइन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद फिर अगर आपको वो रिफ्यूज करते हैं, दोबारा आपकी कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशन आती हैं या कुछ भी होता है और उसको वो रिफ्यूज करते हैं, तो फिर आमतौर पर एनफोर्समेंट शुरू की जाती है, यानी जब आपको IS 151 सर्व किया जाता है।
अब वो सर्व किया, उसके साथ फिर आपको राइट ऑफ अपील मिलता है, जो इन कंट्री राइट ऑफ अपील होता है, जिसमें आप जाके फाइट कर सकते हैं। अब इन अपील्स को रोकने के लिए उन्होंने इन डिसीजंस को डिवाइड कर दिया। अब सपोर्टा नाम का केस है जो ये कहता है कि जी दोनों को साथ साथ इन टाइम होना चाहिए, दोनों डिसीजंस को, लेकिन अभी तक होम ऑफिस को इंप्लीमेंट नहीं करता। ये भी एक ऐसी चीज है जिसको हम जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर रहे हैं, और देखें जब उसका कोई जवाब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन आज इतना टाइम लगाने का मकसद ये था कि ये जो दो इंपॉर्टेंट अच्छे केसेस आए हैं इनका मैं जिक्र जरूर करूं और उन लोगों को बताऊं जो कि इन चीज़ों में जिनको ये चीज़ अफेक्ट करती है। सो उम्मीद है सुनने वालों को कोई ना कोई अच्छी खबर मिली होगी। काफ़ी अरसे के बाद कोई इमिग्रेशन रूल्स के अंदर कोई ऐसी अपडेट अच्छी आई है जिसको हम खुशी के साथ बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जी अब कोई ऐसी बात है। मैं हमेशा कहता आता हूँ और अभी भी ये कहूँगा, लॉ में चेंजेस हमेशा रहती हैं। कभी ये ना किसी से पूछेंगे जी कितने % मेरा काम हो जाएगा, बिकॉज ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन नहीं है, ये कानून है। कानून के अंदर आर्ग्यू करने से केस को बनता है, लड़ने से केस का जो एक रास्ता है वो बदला जाता है। जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक आर्ग्यू नहीं करेंगे उसको, कुछ बात नहीं बनेगी। सो परसेंटेज पूछने के बजाय अपने वकील से ये पूछा करें, क्या आप मेरे केस में लड़ने को तैयार हैं कि नहीं। पहली कॉल लेते हैं जी, सीधा सवाल जवाब की तरफ चले आप। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी अली जी, मैंने आपसे ये पूछना है कि यहाँ पर मैंने असाइलम किया था और नेक्स्ट ईयर मुझे इंडेफिनेट लीव मिलना है। पूछना क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन मेरे 2 बच्चे इधर आए हैं। एक जो है वो अभी अंडर 18 है, लेकिन असाइलम जो मैंने किया था वो अपने हस्बैंड के बिहाफ पे नहीं किया था कि वो मुझे मारता पीटता या कुछ भी, उसका इन्वॉल्व नहीं किया था मैंने उसको। तो सेपरेशन मैंने उनको बताया था। तो ये बताएं कि सेपरेशन अगर है और उनको इधर बुलाने के लिए यूरोपियन रीयूनियन में या वैसे कोई और तरीका हो सकता है, या रीमैरिज करके अगर तलाक भी हुई हो तो कोई और तरीका मुझे ये बता सकते हैं उनको इधर बुलाने, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मिस कर रहे हैं फादर को और कोई और मेरे पास रास्ता नहीं है उनसे रीमैरिज करने के अलावा, और या कुछ ऐसा हो कि वो यहाँ पर आ जाएं। आपने मुझे अभी तक क्लियरली ये नहीं बताया कि आपकी डिवोर्स हुई है कि नहीं। एक्चुअली सेपरेशन ही आप कहेंगे, डिवोर्स। चलो ठीक है, फिर आप गौर से सुने, मैं आपको जवाब देता हूं। जो है वो खुला। चलें अब आप गौर से सुनिए। अगर आपकी डिवोर्स हो चुकी है तो फिर तो आपको दोबारा शादी करनी पड़ेगी, तो फिर तो सेंस बनती है दोबारा शादी करने की। अगर आपकी डिवोर्स नहीं हुई, अगर आपकी सिर्फ सेपरेशन हुई थी, चाहे आपने अपनी मर्जी से सेपरेशन की या जुडिशियल सेपरेशन की, जिस तरह से भी आप करें, यहाँ पे यूके के फैमिली लॉज के अंदर एक डिस्टिंक्शन आती है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने वहां से अप्लाई किया हुआ है और उसके अंदर आप उनको लेकर आना चाहती हैं और आपकी सिर्फ सेपरेशन हुई है, जो एक आपस में डिसाइड करके सेपरेशन होती है, तो उसमें आपको दोबारा शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो आपने असाइलम जब किया था उससे तो आपने बताया था कि आपके हस्बैंड के साथ सेपरेशन है, लेकिन हस्बैंड के खिलाफ आपने कुछ नहीं कहा था कि जी हस्बैंड की तरफ से आपको खतरा है। अगर ऐसी जरूरत है और वो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं अब, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि नए रूल्स के तहत जो 9 जुलाई से रूल्स आए हैं, अगर कोई इसके ऊपर भी होता है, जो रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर भी होता है, तो वो सेटलमेंट के लिए अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको जो चीज करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली आपको इनकम की अपनी दिखानी पड़ेगी। 18,600 आपकी इनकम है और उसके ऊपर आप उनको स्पॉन्सर करके यहाँ पे लेकर आना चाहती हैं। शादी वाला आपका पहले से निकाह आपका हुआ हुआ है या जो भी आपकी शादी हुई हुई है, वही मैरिज सर्टिफिकेट चलेगा आपका। उसके अंदर सारी सिचुएशन बताएं कि अब आप काम कर रही हैं, आपकी इतनी इनकम है और आप उनको बुलाना चाहती हैं यहाँ पे। हाँ, प्रॉब्लम कब आती है, अगर आपकी इनकम नहीं है, बिकॉज अगर आप इतना कमा नहीं रही तो फिर आपके पास या तो सेविंग होनी चाहिए या वो अपना दिखाएं कि वो इतना कमाते रहे हैं वहाँ पे। पिछले 1 साल में उन्होंने या पिछले 6 महीने में उन्होंने 18,600 से ज़्यादा की इनकम कमाई है और वो अभी भी उनकी अर्निंग कैपेसिटी है और वो या उनके पास पैसे हैं, सेविंग्स हैं पिछले 6 महीने से जो वो लेकर आ सकते हैं, तो फिर आपका काम हो सकता है उसके अंदर। सिर्फ इस चीज़ पर ना रुकें, आपको पैसों का ज़्यादा मसला होगा इस चीज़ का नहीं कि आप उनको लेकर आ सकते हैं कि नहीं या उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं कि नहीं। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो, अली भाई बोल रहे थे? जी बोल रहा हूँ सर, बताइए। सर ऐसे कि मैं 99 में आया था, तो मेरी 2004 में मैंने इस्लामिक शादी कर ली थी। तो 2007 में मैं पकड़ा गया था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे 3 साल की डिस्क्रिशन लीव दी थी। ठीक है। उसके बाद जब 3 साल खत्म हुए ना, तो उसके अंदर मेरे वाला साहब की भी डेथ होगी, वालदा की भी होगी। मैं एक हफ्ते के लिए गया हूँ, मैं ठीक, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए।
तो जब मैं वापस आया तो उन्होंने ना मुझे एयरपोर्ट पे थोड़ी देर रोकते, फिर मैं छोड़ देते थे। लेकिन मेरी डिस्क्रिप्शन लीव खत्म जब हुई तो उसके बाद इन्होंने किया क्या, मैंने अप्लाई किया तो जो मेरी वो असिस्टेंट थी ना, वकील की सॉरी असिस्टेंट थी, उसने ना मेरा डेट ऑफ बर्थ भी गलत कर दी। काफी मतलब कि 2-4 लाइनें लिखी ना, उसने कहा मैंने भेज दिया आपका, आपको ना आउट ऑफ रूल के तहत आया तो आपका ना वो आ जाएगा। उन्होंने मुझे 15-20 दिनों में ना ये आपको 15-20 दिन मुझे फारिग कर दिया। ठीक, रिफ्यूज कर उसके बाद मुझे अपील का एक चांस दिया जी। उसके बाद भी मैंने अपील की हुई है, वो अपील को गए हुए ना आज 7 माह खत्म हो गए हैं। अच्छा। जो दोबारा अपील की थी असिस्टेंट का भी लिखा, वो उधर से काम छोड़ गई है। तो ये लिखा कि यार ऐसे ऐसे, इसने वकील ने खुद लिखा है, लड़की ने इसके डिटेल भी गलत भरी, सारा कोई गलत भरा है। तो उसमें उसके अंदर पहले मेरी वाइफ का मेंशन नहीं था किया, इस्लामी शादी थी। तो अब मैंने वाइफ का मेंशन किया हुआ, सब कुछ किया हुआ कि मैं उसके साथ हूँ, ऐसे ऐसे मिलते जुलते हर चीज है। लेकिन 7 माह हो गया, मुझे कोई जवाब नहीं आया। इसका क्या हल है, मुझे बताएंगे भाई कितना टाइम और लगता है? मैं आपको 3 साल छोटा सा की जवाब मुझे इसका दे दूं। ऑलरेडी लीव मिल गई हुई है जी, मैं आपको छोटा सा इसका जवाब दे दूं, मैं उसके बाद फिर ब्रेक पे जाना है। मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, 6-7 महीने किसी अपील को नहीं लगते जी। आपकी कोई एंट्री क्लियरेंस की अपील नहीं है, आपने इन कंट्री अपील की है। चेक करें कि आपकी अपील हुई भी है कि नहीं, बिकॉज वहां पे मुझे नजर आ रहा है कि कोई मसला हुआ है आपका। आपकी जब अपील की जाती है, अगर आज मैं एक अपील करता हूं, उस अपील की मैंने होम ऑफिस की फी जमा करानी है, ठीक है, हम अपील आज कर देते हैं, होम ऑफिस की फी कह रहा हूँ, कोर्ट की फी जमा करानी, आज हम अपील कर देते हैं। अब उसके हमें थोड़ी देर बाद उसका लेटर आ जाता है कि अच्छा जी अब आपकी फी रिक्वायरमेंट है, अपनी फी पे करें। तो फिर हम ऑनलाइन जाके उसकी फी भी पे कर देते हैं। अब वो जो हमने अपील की हुई है उसका अगर आप इन कंट्री होते हैं तो उसका आपको विद इन 2 मंथ्स आपकी पूरी अपील सुनी जाती है। आपको हेयरिंग डेट्स आ जाती हैं, उसकी हेयरिंग डेट के बाद आप कोर्ट में जाते हैं, तो 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर आपकी अपील सुन के उसका फैसला भी हो जाता है। ये जो आप बता रहे हैं कि 7 माह हो गया, अब इंतजार कर रहे हैं, खुदा के वास्ते जाके अपना चेक करें क्या हो रहा है काम में, बिकॉज आपका तो बड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा ऐसे। क्योंकि अगर आपको अपील का राइट मिला था और वो अपील के राइट का जो टाइम था वो गुजर गया और अब आपकी अपील नहीं हो सकती, तो फिर आपको नए सिरे से एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज अब आपकी वो डिस्क्रेशन लीव जो है उसी तरह से बहाल नहीं होगी, अब आपको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपकी अपील हुई भी है, इन टाइम की गई, उसका प्रूफ आपके पास है, कोर्ट की तरफ से कोई गलती हुई है, तो फिर वहां पे उनके साथ चेक करें, उसको ठीक कराएं, ताकि आपका मामला सीधा हो। अभी आप बड़ी मुश्किल सिचुएशन में फंस सकते हैं अगर आपकी अपील कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है सिस्टम में, बिकॉज अगर वो नहीं है तो होम ऑफिस की तरफ से आपका सारा काम खत्म हो चुका है। जो आपकी शादी है, जो आपके ग्राउंड्स हैं, जो आपके सारा स्टेटस है, अगर 3 साल की किसी को डिस्क्रेशन लीव मिल जाती है तो उन 3 साल के अंदर वो अपना काम शाम करते हैं, अपने पुराने सारी चीजों को उसी तरह चलाते रहते हैं जिस तरह चल रही है, और जिस चीज पे उनको 3 साल की लीव मिली होती है उसी चीज पे दोबारा उनको आगे बहाल हो जाती है, दोबारा उनको 3 साल की और मिल जाती है। सो मसले वाली तो कोई बात ही नहीं। ये जो आप चीज बता रहे हैं कि 7 महीने हो गए वेट कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं आया, कुछ दाल में काला है, चेक करें उसको। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आके अपने सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर। દર્શકોની મારા તરફથી અનિલ અને વિનસ ટેલિવિઝન તરફથી દિવાળી મુબારક થાય। તમે ક્યાં બી છો, સારા છો તો જોરદારથી ફટાકડા ફોડશો અને દિવાળી એન્જોય કરશો, પણ યાદ રહે વિનસ ટેલિવિઝન તરફથી તમને બહુ મુબારકબાદી મળે છે। અમારો પ્રોગ્રામ જોશો, સ્પેશિયલ દિવાળીનો પ્રોગ્રામ આવશે મારા તરફથી અને વિનસ ટેલિવિઝન તરફથી તમને દિવાળી મુબારક હો અને સાલ મુબારક। ਪਿੰਕ ਸਿਟੀ ਹੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਿੰਕ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਮੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਪੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਇਕ ਸਕਿਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਮੱਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਮਰਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੈਂਬਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਜ਼ੀਦ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸ ਤੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ 뮤직 ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, वो आ जाता। शीशा हो या दिल हो आखिर टूटी जाता है। मैं तेरे पीछे बन जावा ओ खुदाई, मैं तेरे उत्ते मर जावा ओ खुदाई। अपने सितारे ऑन वीनस टीवी चैनल 805। नरम लजीज गुलाब जामुन, गर्म कुरकुरे समोसे, घनी मलाईदार रसमलाई, खस्ता जलेबियाँ, जालीदार ढोकला, जन्नती जायकी की खालिस लज्जत। पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज, विजिट करें pujasweets.com। वेलकम बैक करता हूं, खुशामदीद। अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, सीधी कॉल्स लेते हैं। हेलो 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 जी, हेलो जी हेलो, सुन रहा हूं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, फरहान बात कर रहा हूँ लंदन से जी। भाई मैंने क्वेश्चन करना था एक्चुअली। मैंने अपनी सिस्टर को स्पॉन्सर करना है अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी के लिए। तो मैंने स्पॉन्सर लेटर में मैंने आपसे पूछना था, मशवरा लेना था कि आया मैं स्पॉन्सर लेटर में ये लिख दूं, मेंशन करूं कि मैंने प्रेगनेंसी के लिए अपनी सिस्टर को बुलाना चाहता हूं इधर, या ये कुछ सही रहेगा या कोई और भी मेंशन करूं इसके साथ? बस ये मशवरा लेना था आपसे। और क्या आप करना चाह रहे हैं मेंशन? मुझे क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि अगर ये लिखोगे तो हो सकता है वो कहें कि नहीं ये कोई अच्छी रीजन नहीं है, तो इस वजह से शायद रिफ्यूज कर दें। अच्छा, अच्छी रीजन क्या हो सकती है? तो मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये भी लिखोगे, अगर तुम वैसे इधर विजिट करने के लिए बुलाओ, ऐसे ही फैमिली को विजिट करना चाहती है तो ये भी ऐसे, तो मैंने कहा कि मशवरा कर लूं आपसे। चलें, पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे मशवरे नहीं देता, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको मैं सिर्फ ये बता देता हूँ, गौर से सुनिए। देखें, बात को समझ लेंगे तो आपको खुद पता होगा कि आपने आगे से क्या करना है। ये जो चीज होती है ना कि किसी को आपने विजिट पे यहाँ पे बुलाना है, थोड़ी देर के लिए किसी केयरर की जरूरत है, जो है वो साफ साफ बताएंगे तो आप बहुत बेहतर उसको फाइट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको हेल्प की जरूरत है, आप चाहते हैं आपके सिस्टर यहाँ पर आए, थोड़ी देर उनको हेल्प करें और फिर वो वापस चले जाएं। अगर आपके सिस्टर पढ़ रही हैं या काम कर रही हैं या मैरिड हैं, जो भी उनकी लाइफ है, अगर वो अपना एविडेंस सारा उस चीज़ का देती हैं कि मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ अपने मुल्क में और मैं जाऊँगी अपने भाई की बीवी को मैं हेल्प करना चाहती हूँ, वो प्रेग्नेंट हैं, ये उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उसकी डिलीवरी डेट है, इस डेट को मैं जाना चाहती हूँ, इतनी देर मैंने वहाँ पे रहना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। हाँ, आप कहो कि जी वो सिस्टर ने आना है यहाँ पे वो क्या कहते हैं वो टावर ऑफ लंदन देखने के लिए या वो मीनार बिग बेन देखने के लिए आना है या जो कुछ भी करना है, तो वो कोई सेंस नहीं बनती, बिकॉज फिर ज्यादा शक पड़ता है कि कुछ और है रीजन जिसके लिए ये आना चाह रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ ये घूमने फिरने के लिए नहीं आना चाह रहे। सो अगर आप सही बात बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे नहीं समझ आती कि खास तौर पे हम पाकिस्तानियों की ये जो एक टेढ़ी चीज रहने क्यों जरूरी है कि कोई ना कोई गलत काम जरूर करना है। क्यों भाई? सीधी बात जो है, जो जेन्युइन रीजन है, कानून के अंदर रहते हुए आप वो सारा कुछ कर सकते हैं, तो उसको उसी तरह से करें, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन ये करें, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं, उनका मेडिकल एविडेंस सारा लगाएं, उनकी ड्यू डेट वगैरह का एविडेंस लगाएं, बताएं कि आपकी सिस्टर आपको आके यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं। इसके अंदर सिस्टर के वहाँ पे इंफॉर्मेशन दें सारी कि वो अपने मुल्क में कहाँ पे सेटल्ड हैं, क्या कैसे हैं, उनका बैंक अकाउंट है, उनका जॉब है या उनका बच्चे हैं, उनका हस्बैंड है, जो कुछ भी है वो सारा कुछ वहाँ पे दें। टाइम बताएं कि जी इस टाइम से इस टाइम तक वो यहाँ पे रहेंगी एंड देन शी विल गो बैक। अगर वो जॉब करती हैं तो उनकी छुट्टी का लेटर साथ लग जाएगा, अगर वो यहाँ पर आ रही हैं तो उनके हस्बैंड का साथ एक लेटर ऑफ सपोर्ट लग जाएगा कि जी मैं बच्चों को लुक आफ्टर कर लूंगा, ये जाके वहाँ पे थोड़ी देर लुक आफ्टर कर। ऑल दीज थिंग्स, ये बहुत बेहतर रहेगा। प्लस फैमिली विजिट भी होगा, अगर आप सेटल रहे यहाँ पे और वो आपको विजिट करने के लिए आ रही हैं, तो अगर रिफ्यूज भी कर दिया उन्होंने तो आपको फुल राइट ऑफ अपील मिलेगा, जिसमें आप जाके इसको अपील में जीत सकते हैं।
अगर खाली आपने विजिट के लिए अप्लाई किया कि जी वो टावर ब्रिज देखने आना चाहती हैं या वो क्वीन को देखने आना चाहती हैं और फिर रिफ्यूज हो गया, तो वो ज्यादा बुरा रीजन होता है कि जी खाली उसके लिए वो अपना काम धंधा छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे सैर सपाटे के लिए आएंगी, कैसे हो सकता है। सो ज्यादा बेहतर है आप इसको सही तरीके से जो लीगल चीज है उसके ऊपर लेके चलिएगा। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम शाहिद महमूद है, बेसिक मैं लंदन से बोल रहा हूँ। बेसिक मुझे अपने और अपनी वाइफ के लिए नेचुरलाइजेशन के लिए मैंने पूछना था। बेसिकली पहले मैं इस कंट्री में आया था 2002 में एज ए स्टूडेंट पे, फिर दिसंबर 2006 में मैंने वर्क परमिट लिया और नवंबर 2011 में मेरा इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो गया था। मेरी वाइफ जो कि अप्रैल 2010 में आई थी यहाँ पे एज ए वर्क विद डिपेंडेंट के, उनका भी मेरे साथ ही इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नवंबर 2011 में हो गया था। अब सिर्फ मेरे दो कसन है कि मेरी वाइफ का जो है नेचुरलाइजेशन वो मेरे साथ ही भी होगा नवंबर 2012 में, या उनको 5 साल यहाँ पे पूरे करने होंगे अपने स्टे के। और सेकेंडली जो मेरे अपने बारे में है कि 2006 में एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए मैं काम करता रहा जो कि पार्ट टाइम था। तो उस टाइम ऐसा ये कि नई नई रेगुलेशन उन्हें इंट्रोड्यूस करवाई थी और उस वक्त जिस कंपनी के मैं काम करता था उन कंपनी ने मेरा नाम से एक लिमिटेड कंपनी भी फॉर्म कर दी थी, जिसके मुझे कभी भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, लेकिन मैंने ऑनलाइन चेक किया तो वो थी वहाँ पे। और 1 साल बाद वो खुद बहुत ही रिमूव भी हो गई। तो अगर मैं नेचुरलाइजेशन अभी मैं करूँ तो उसका मुझे कोई इफेक्ट होगा कि नहीं, क्योंकि जिसका मैंने कभी यूज ही नहीं किया, उस पर मैंने कभी काम भी नहीं किया। और सेकेंड था कि 2009 में जुलाई 2009 में मुझे एक फिक्स पेनल्टी हुई थी ट्रैफिक की तरफ से, जो कि आई थिंक मैं होपफुली कि जो मैंने सुना कि 3 साल बाद वो खुद बहुत रिमूव कर देते हैं। उसका मुझे अभी तक कोई रिमाइंडर नहीं आया। तो मैं वो बेसिकली सिंपल सी थी, मैं लर्नर था, मैं खुद ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था अलोन, जिसमें मैं 60 पाउंड की जो पेनल्टी थी वो मेरी चार्ज हुई, जो कि मैंने पे कर दी थी। तो अब मैं जो मैंने फॉर्म डाउनलोड किया नेचुरलाइजेशन के, उसमें लिखा हुआ ट्रैफिक ऑफेंस कोई है कि नहीं है। आप गौर से सुनिए, मैं समझ गया क्या करना है। अब आप गौर से सुन लीजिए मेरी बात को, ठीक है। सबसे पहली बात ये जो आपकी ट्रैफिक ऑफेंस वाली है, डोंट वरी अबाउट दैट, ये कोई मसला नहीं है। अगर आपका ट्रैफिक ऑफेंस होता है जिसकी कन्विक्शन आपकी कोर्ट की तरफ से की जाती है, ओनली देन उसको आपको 5 साल वेट करना पड़ता है, जब तक वो ट्रैफिक ऑफेंस आपका स्पेंट ऑफेंस नहीं बन जाता, एक स्पेंट कन्विक्शन नहीं हो जाती। पॉइंट्स जो होते हैं वो 4 साल रहते हैं लाइसेंस के ऊपर। अगर वो 4 साल के बाद खत्म भी हो जाए, फिर भी 5 साल आपको वेट करना पड़ता है फॉर अ स्पेंट कन्विक्शन, जब तक वो स्पेंट नहीं हो जाती। सो उसकी तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो आपकी है कि जी वो कंपनी वाला था, कंपनी वाला भी कोई मैटर नहीं है आपके लिए। जो कुछ भी था वो उन्होंने किया, कंपनी का आपके नेशनलाइजेशन फॉर्म के साथ जिक्र नहीं है। आपके काम का आपके नेशनलाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि आपके नेशनलाइजेशन फॉर्म के ऊपर आपसे टैक्स रेफरेंस नंबर या आपका टैक्स कोड, एरिया कोड पूछा जाता है। वो इसलिए होता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आप अपना टैक्स पे करते रहें, कोई टैक्स आउटस्टैंडिंग तो नहीं है आपका, कहीं आप उसमें कोई वो बैकलॉग तो नहीं इकट्ठा करके बैठे हुए, बिकॉज वो फिर आपकी गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट की तरफ जा सकता है। अब आता है आपका पहला सवाल जो आपने अपने वाइफ के बारे में पूछा कि आपको नेशनलाइजेशन 5 साल के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं। नवंबर 2011 में आपको मिल गया था इंडेफिनिट लीव, नवंबर 2012 में आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं, तो आप कर सकते हैं उसके लिए। आपकी वाइफ को जो इंडेफिनिट लीव मिली वो आपकी वजह से मिली, आपकी वजह से उनको यहाँ पे जो मौका मिल रहा है नेशनलाइजेशन करने का। ना प्रोवाइडेड शी हैज स्पेंट 3 years इन द यूके। आपने मुझे बताया, मेरे ख्याल है 2010 की किसी डेट को वो यहाँ पर आई थी। अगर वो 3 साल यहाँ पे लीगली गुजार लेती हैं एंड शी इज मैरिड टू अ ब्रिटिश नेशनल और टू एन इंडेफिनिट लीव होल्डर, तो वो अप्लाई कर सकती हैं। सो उनको 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं, उनके जब 3 साल कंप्लीट होते हैं तो फिर वो अप्लाई कर सकती हैं। दूसरी बात ये भी याद रखें कि उनको क्योंकि वो शादी की बेस पे अप्लाई कर रही हैं, कि उनको शादी उनकी ब्रिटिश नेशनल से इंडेफिनिट लीव के साथ, इंडेफिनिट लीव होल्डर के साथ हुई हुई है, उनको इंडेफिनिट लीव मिलने के बाद 1 साल और वेट करने की भी जरूरत नहीं है। सो टोटल 3 years उन्होंने गुजारने हैं यहाँ पे। इफ शी रिमेन्स मैरिड टू यू तो वो उसकी बेस पे अप्लाई कर सकती हैं और उनका काम हो जाएगा नेशनलाइजेशन में, जिसमें और कोई इशू वाली बात नहीं है। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो जी जी हेलो जी सर बोले, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पूछना था यंग मैन गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, living with his parents, working part time, and he wants to get married to a student who has come from Pakistan. वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं and he is only working part time. वो तो जब ग्रेजुएशन करेगा in another year's time तो he'll be able to earn the money. तो वो जो लड़की है इससे अगर उससे शादी कर लेता है
So would she be able to stay on, and under what circumstances or conditions would she be allowed to stay on? क्योंकि उसके बाद उसका स्टूडेंट का तो खत्म हो जाएगा ना status. So he can't maintain until he's a graduate. So वो 1.5 साल जो होगा, if he gets married to her, so what's the best thing for him to do, really? Okay. I'm assuming that he is permanently settled, British national. Yeah, he's born and brought up here. Okay, चलें. आप गौर से सुन लीजिए, मैं उर्दू में ही जवाब देता हूँ. Okay. यंग मैन, ठीक है, अभी पार्ट टाइम काम कर रहा है, वो पूरा काम नहीं कर सकता. जो मेन चीज़ आपको सबसे बड़ा इशू आएगा वो इनकम का आएगा. बिकॉज अगर किसी ने स्पॉन्सर करना है स्पाउस वीज़ा पे किसी और को जो कि नॉन नेशनल है या नॉन यूके नेशनल है और जिसको वीज़ा की ज़रूरत होती है, तो उनको स्पॉन्सरशिप के लिए 18,600 की इनकम शो करनी पड़ती है. अब आपके केस में ही कांट शो दी इनकम ऑफ 18,600. हो सकता है आपकी तरफ से, फादर की तरफ से या किसी और रिलेटिव की तरफ से उनको वो पैसे मिल सकते हैं. व्हाट ही कैन देन डू इज कि वो पैसे अपने अकाउंट के अंदर रखे जो आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं. अब वो किस तरह से होगा? जो उसकी इनकम आ रही है, लेट्स से उसकी इनकम 10,000 पाउंड है, अब 8,600 पाउंड उसकी इनकम की शॉर्टफॉल बनती है. 8,600 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 एक एक्स अमाउंट आ जाता है. उस एक्स अमाउंट को आप ऐड करें टू 16,500. वो अमाउंट जो टोटल बनता है, अगर वो 6 मंथ्स अपने पास रख लेता है अकाउंट के अंदर, तो वो स्पॉन्सर कर सकता है अपनी स्पाउस को. और उसके लिए ऑब्वियसली उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी. खाली इस्लामिक मैरिज नहीं चलेगी या कोई रिलीजियस मैरिज नहीं चलेगी. इट हैज़ टू बी रजिस्ट्रेशन. जब वो यूके में रहते हुए शादी करते हैं तो यूके लॉ के मुताबिक जो वैलिड मैरिज होती है उनको वो करनी पड़ेगी. अब इसके अलावा एक और ऑप्शन ये हो सकता है दैट द गर्ल इज अर्निंग. अगर वो अपनी इनकम शो कर सकती हैं, अगर वो अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा सकती हैं कि उनकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो वो उसके ऊपर भी कर सकती हैं. बेसिकली बात सारी ये है, पोस्ट 9 जुलाई 2012 जो नए रूल्स आए हैं वो ये कहते हैं अगर आपने किसी को स्पॉन्सर करना है तो 18,600 की इनकम होनी जरूरी है और इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स या आपने कोई गिफ्ट ऐसा दिखाया या कुछ भी आपने करना है, जो जिस तरह से भी आपने करना है वो डिफरेंट उसमें उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं. सो उनको वो उसमें किसी में देखना पड़ेगा. इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. स्पेशली मैं यहाँ बैठ के आपको अभी इसका पूरा आपके केस से रिलेटेड एक टेलर मेड प्लान नहीं दे सकता. मैं आपको सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकता हूँ. ऑफ कोर्स इफ यू हैव अ सोलिसिटर, आप उनके पास जाके बैठ के अपने ABCD उनको बताते हैं तो उसके मुताबिक वो फिर आपको गाइड करते हैं कि आपके सिचुएशन में क्या चीज़ आपको सूटेबल है. फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आते हैं तो मैं बैठ के पूछूंगा लड़का कब से काम कर रहा है, कितनी उसकी सेविंग्स हैं, आपके पास कोई ऐसे पैसे हैं जो आप उसको दे सकें जिसको वो एज ए गिफ्ट कंसिडर कर सके, उसके ऊपर वो सेविंग्स कर सके. लड़की की क्या इनकम है, लड़के की क्या टोटल इनकम है, दोनों कब से काम कर रहे हैं, कितने बैंक स्टेटमेंट्स, पे स्लिप्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं. ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी लुक्ड एट. ये केसेस अब उन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिए बहुत ज़्यादा. पहले एक सिंपल रिक्वायरमेंट होती थी मेंटेनेंस एंड अकोमोडेशन की, अब उन्होंने उसी रिक्वायरमेंट को इन फाइनेंशियल टर्म्स बहुत कॉम्प्लिकेट करके इतना मुश्किल बना दिए. होपफुली इसको भी कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाएगा, इसको भी कहीं ना कहीं स्ट्राइक डाउन किया जाएगा. टिल सच टाइम दैट इट इज नॉट, तो उनको इस तरह से ही करना पड़ेगा. जो लड़की अभी इस वक्त स्टूडेंट पे है, अगर वो इनके साथ शादी कर लेती है और फिर वो अपना स्टेटस चेंज कराना चाहती हैं तो उनको फिर ये हस्बैंड की तरफ से दिखाना पड़ेगा दैट ही इज स्पॉन्सरिंग हर ऑन अ स्पाउस वीजा. और फिर जाके अगर बात बनती तो 2.5 साल की लीव मिलेगी एंड देन शी विल हैव टू अप्लाई फॉर अनदर एक्सटेंशन ऑफ 2.5 years और 5 years के बाद शी विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस. अब दूसरी चीज ये है कि अगर ये इनकम नहीं होती, अब शी इज ऑन अ स्टूडेंट वीजा, अभी इनकी शादी हो जाती है, दोनों इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं. अब इनको रहते हुए साथ 1.5 साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं, इनकम लड़के की फिर भी नहीं है, लेकिन दोनों मियाँ बीवी हैं, अपनी एक्चुअल जेन्युइन सब्सिस्टिंग लाइफ के अंदर चल रहे हैं यहाँ पे. तो फिर 2 साल के बाद वो अप्लाई करता है कि जी मेरी एक फैमिली लाइफ एस्टैब्लिश हो चुकी हुई है, मुझे उस फैमिली लाइफ की बेस पे मेरी वाइफ को यहाँ पे स्टेटस दिया जाए, ऑल्दो मैं अभी भी 18,600 नहीं कमा रहा. उसके अंदर फिर वो स्टेटस मिल जाएगा उनको फिर भी 2.5 साल का, बिकॉज इन्होंने 2 साल कम से कम इकट्ठे गुजार लिए हैं. वो टाइम पीरियड जो है वो उनकी फैमिली लाइफ एस्टैब्लिश करने के लिए काउंट हो जाएगा बीच में. फिर 2.5 साल के बाद एक्सटेंशन होगी, 2.5 साल और मिल जाएगा, फिर 2.5 साल, फिर 2.5 साल, यानी उनको 10 years की रूट पे डाल दिया जाएगा फॉर सेटलमेंट रादर देन 5 years की सेटलमेंट रूट के ऊपर. आई होप दैट क्लैरिफाइज थिंग्स. सर अगला सवाल लेते हैं जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. मेरा नाम मिस्टर खान है. मैंने अपने मदर के लिए अप्लाई किया था सेटलमेंट के लिए 2006 में जी.
वो रिफ्यूज हो गया था, उसके बाद फिर वो लेगेसी में केस चला गया। तो लास्ट ईयर हमने एमडी के थ्रू अप्रोच किया था, तो उन्होंने फिर अभी उन्होंने लास्ट जुलाई में हमें रिप्लाई भेजा कि आप जो है मदर का पासपोर्ट और फोटो भेज दें। तो अभी 3.5 months हो गए, तकरीबन कितने दिन लग जाएंगे? इज इट एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम देम? ओके, आपको क्या लगता है? बस यही सवाल है आपका? जी यही सवाल है आपका? दैट्स ऑल? जी यही सवाल है जी। ओके, चलिए मैं बताता हूँ सर। अगर मुझे पता होता ना जी, सॉरी यू वर सेइंग समथिंग। जी मैं पूछना चाह रहा था, मतलब 3.5 months हो गए, वो तो आपने पूछ लिया जी, मैं समझ गया। कितने टाइम लग जाएंगे उनको मैं रिप्लाई आपको आने में? बताता हूँ जी। मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे ये पता होता कि कितना टाइम लग जाएगा, और या किसी को भी पता होता, तो क्या ही बात थी। मसला ये है कि होम ऑफिस के पास कोई खुद टाइम स्केल्स अब सेट नहीं है, क्योंकि लेगेसी में जो केसेस आते हैं, सबसे पहली बात याद रखें, लेगेसी में वो लोग आते हैं जिन्होंने पहले असाइलम किए थे, और उसके अलावा लेगेसी में किसी को नहीं देखा जाता। उसके अलावा जो लोग ये कहते हैं कि जी मैंने लेगेसी में डाल दिया, मैंने असाइलम नहीं किया हुआ था, फिर भी मेरा काम हो गया, वो इसलिए नहीं होता कि उनको लेगेसी में डाला गया, वो इसलिए डाला गया, वो इसलिए उनका काम होता है कि उनके कोई और सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं, उनके आर्टिकल 8 के अंदर सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि उनको स्टेटस मिल जाता है। आपने वालदा का बताया कि वो काफ़ी देर से यहाँ पर हैं, केस उनका डाला था, काफ़ी देर वो रिफ्यूज़ होने के बाद भी रुके रहे यहाँ पे, जो भी टाइम उनका गुजरता रहा, वो सारा टाइम कंपैशन ग्राउंड्स में आता है। अब उनकी एज को देखते हुए, आपके फैक्टर्स को देखते हुए, वो सारी चीज़ों को देखते हुए हो सकता है वो आपको स्टेटस दे दें। अब ये चीज़ जो है कि जी कितनी देर में वो एग्जैक्टली जवाब आएगा, 3 महीने हो गए, वो कोई सेट टाइम नहीं है उसका। हो सकता है अभी 3 महीने और आपको वेट करना पड़े, हो सकता है आपको साल भी लग जाए, लेकिन आमतौर पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन लीव वाले जो केसेस होते हैं वो अराउंड 6 months आपको उसका टाइम लगना चाहिए। उससे ज़्यादा कई केस में लगा भी देते, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि कभी और नहीं लगता। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाएंगे कि जी मुझे 6 महीने ज़्यादा हो गए तो बड़ा कुछ गलत हो गया, ऐसी बात नहीं है। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा देते हैं, कई दफ़ा बहुत जल्दी भी हो जाता है। ऑन एवरेज मैं कहूँगा 6-7 महीने का टाइम होता है कि जिसमें वो ये चीज़ें करते हैं। आपको अभी सिर्फ इंतजार करना है। होपफुली आपने जो अपनी रिप्रेजेंटेशंस की हैं वहाँ पर आपने तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी होगी उनको, जिसको कंसिडर करके वो आपकी मदर अगेंस्ट डिसाइड करेंगे। मेन चीज़ जो है वो ये है कि उनके आर्टिकल 8 के राइट्स बनते हैं, वो इतनी यहाँ पे सेटल हो चुकी हुई हैं। अगर वो आपके साथ रह रही हैं, आप उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं हर चीज़ में, पुराने रूल्स के मुताबिक वो क्वालिफाई करती होंगी, तब नहीं किया था आपने, फिर भी वट एवर द सर्कमस्टांसेस, अगर आपने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अपना एविडेंस दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका काम उसके ऊपर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो वैलिड लीव टू रिमेन उनके पास नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उनको इंडेफिनिट लीव के कहीं नज़दीक भी आने देंगे। वो अभी उनको जो मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन लीव ही मिलेगी। सो अगर आपको 30 months की डिस्क्रिप्शन लीव मिल जाती है तो इवन दैट इज़ वेरी गुड एट दिस स्टेज, क्योंकि आजकल जो UKBA की पॉलिसी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिफ्यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालो यहाँ से। सो अगर आपकी कोई लॉ के अंदर आप आ जाते हो और आपको कोई भी एक वो फुट इन द डोर काइंड ऑफ एप्लीकेशन आपकी हो जाती है और आपको कोई स्टेटस मिल जाता है, उसको नहीं मत जाने। कम से कम आपको ट्रैवल करना अलाउड है, कम से कम आपको काम करना अलाउड है। बहुत सारे लोगों को तो वो भी नहीं मिलता, उनसे पूछें जो बेचारे परेशान बैठे। और जी अगला सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे अली सर? कह रही है ठीक ठाक जी। जी मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा ये है कि हमें पूरी फैमिली को मुझे डिस्क्रिप्शन लीव मिली है 3 साल के लिए। तो मेरे जो बच्चे 2 यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, उनको भी 6 साल के लिए मतलब इंतजार करना पड़ेगा इंडेफिनिट के लिए। उनकी एजेस क्या हैं अभी? एक की 4 साल है और एक की 8 साल है। ठीक है जी जी। और दूसरा सवाल ये है कि जो दोनों भी बच्चे यहाँ पे जो बॉर्न हुए उनको पेपर के ऊपर वीजा दिया है, ठीक, अभी पासपोर्ट बनी नहीं है, तो क्या पेपर पे मैंने सुना है कि ट्रैवल कर सकते, कुछ होम ऑफिस वाले अरेंज करते, ऐसा कुछ सुना है मैंने। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दे। और आपने कहाँ ट्रैवल करना है? प्लीज। आपने कहाँ ट्रैवल करना है? इंडिया। इंडिया, ओके। चलिए मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ आपको। नंबर 1, जो ट्रैवल वाली बात है, उनके अगर पेपर पे भी वीज़ा लगा हुआ है, जो उनका वो स्टिकर लग कर आ जाता है, अगर आप उनके पासपोर्ट्स बनवा लेते हैं और वो पासपोर्ट्स उनके साथ आप डॉक्यूमेंट्स रख के और फिर ट्रैवल करते हैं तो दैट्स फाइन। क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे वापस आते हैं, यहाँ से जाते हुए तो कोई चेक नहीं करता, जब आप वापस आते हैं एयरपोर्ट पे तो उन्होंने चेक करना है कि क्या आपके पास वैलिड परमिशन है, एंट्री क्लियरेंस या लीव टू रिमेन है आपके पास। अगर वो आपके पास होता है, चाहे वो पेपर पे हो जो आपने ओरिजिनल उसके साथ लगाया हुआ है, और वो कंफर्म कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे, देन उनको एंट्री अलाउड होगी। सो
वो ये नहीं कि खाली वो पेपर पे ट्रैवल कर रहे होंगे, उनको पासपोर्ट्स फिर भी इशू कराने पड़ेंगे। सो आप इंडियन एम्बेसी जाके अपने पासपोर्ट बनवाते हैं बच्चों के, वो पासपोर्ट्स के साथ आप ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ये जो वीज़ा के स्टेटस पेपर्स हैं वो लगाते हैं और फिर वो उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। जो दूसरा आपका पहला सवाल था वो ये कि जी एक बच्चा 4 साल का है, एक बच्चा 8 साल का है क्या उनको वो 6 साल का इंतजार करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन लीव के लिए? जो आपका 8 साल का बच्चा है, अगर उसने 3 साल ऑलरेडी गुजार लिए हैं और अब उसने 3 साल की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, यानी उसको 6 साल तब होंगे जब वो 11 साल का होगा, तो ये देख लें कि उसके 10 साल के होने पे अगर वो यहीं पैदा हुआ था तो 10 साल गुजारने के बाद वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है फॉर नेशनलाइजेशन। ओके जी, सो वो आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं फिर एज अ ब्रिटिश नेशनल। जो आपका 4 साल वाला बच्चा है उसको इंतजार करना पड़ेगा अभी, बिकॉज वो 10 साल तक अभी नहीं पहुंचेगा। उसके अगर 3 साल पहले गुजरे हैं, 3 साल उसके और गुजरने हैं, या अगर अभी भी उसको लीव मिलती है सो वो 3 साल और गुजारता है यहाँ पे, तो वो 7 साल का होगा जब उसको 6 साल कंप्लीट हो चुके होंगे, सो उसको 6 साल में ही जाके इंडेफिनिट लीव मिल जाएगी। लेकिन जो दूसरा वाला है, अगर वो 6 साल कंप्लीट कर लेता है बिफोर वो 6 ईयर्स कंप्लीट किए हुए, उससे पहले वो 10 साल गुजार लेता है यहाँ पे, तो उसको उसकी बेस पे स्टेटस मिल जाएगा, प्रोवाइडेड वो यहाँ पे पैदा हुआ। क्योंकि जो रूल है वो ये है कि यू कैन बी रजिस्टर्ड, आपको ब्रिटिश नेशनल के तौर पे रजिस्टर किया जा सकता है अगर बच्चा यहाँ पैदा हुआ और उसने यहाँ पे कंटिन्यूअसली 10 साल गुजार लिए, सो उसकी बेस पे उसकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो सकती है। ऑलराइट जी, मेरा ख्याल है आज हमने कुछ अच्छे सवाल जवाब कर लिए। शुरू में जो मैंने आपको अपडेट्स दिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। अगले हफ्ते मुझे शुरू में बताना चाहिए था, अगले हफ्ते इस वीकेंड पे तो नहीं, लेकिन इससे अगला जो वीकेंड आ रहा है 23rd फ्राइडे को मेरा प्रोग्राम बन रहा है बर्मिंघम जाने का। मैं अपने फेसबुक पे भी अपडेट कर दूंगा, मेरे ऑफिस से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बर्मिंघम में मैं लोगों से मिलूंगा वहाँ पे ऑन अ फ्राइडे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करा सकते हैं, हमें ऑफिस में बता सकते हैं एंड फिर हमारी मुलाकात हो सकती है। जितने लोगों से आज बात हो गई, उम्मीद है बहुत अच्छी बात हो गई होगी। जिन लोगों से अभी इस वीकेंड में मैनचेस्टर मुलाकात हुई, उम्मीद है आपके साथ भी सारी अच्छी बातचीत हो गई और आपको तमाम जवाब मिल गए होंगे। नेक्स्ट टाइम जब मैं आ रहा हूँ वहाँ पे फिर आपको बताऊंगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते इसी जगह इसी वो दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।